सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे विनाशकारी युद्ध रहा है। इस युद्ध के कारण सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी और आर्थिक बदलाव हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक यूरोप और एशिया का आंशिक भाग और अफ्रीका के कुछ हिस्से खंडहर हो गए। युद्ध और बमबारी ने शहरों और कस्बों को तबाह कर दिया, पुलों और रेल मार्गों को नष्ट कर दिया था। इस युद्ध ने सैन्य और नागरिक दोनों के जीवन पर बहुत ही गहरा असर डाला। इसी वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी एक ऐसी घटना जब जीत के करीब आकर हिटलर को मात खानी पड़ी। मास्को तक पहुंचकर भी जर्मनी उसे जीत नहीं सका। मास्को पर कब्जा करने के लिए हिटलर ने 2 अक्टूबर 1941 को ऑपरेशन टाइफून शुरू किया। यह हिटलर का सबसे महत्वपूर्ण आर्मी ऑपरेशन था। इसी दिन जर्मन सेना ने हिटलर के आदेश पर मास्को पर आक्रमण किया। ऑपरेशन टाइफून को 10 दिन तक चलाया जाना था, लेकिन हिटलर की एक गलती इस मिशन को 2 महीने लंबा खींच दिया। 2 महीने तक युद्ध चलने के बाद हिटलर की सेना को पीछे हटना पड़ा और ऑपरेशन टाइफून असफल रहा। मास्को तक पहुंचने के बाद भी हिटलर को खाली हाथ लौटना पड़ा। आखिर क्या था ऑपरेशन टाइफून? क्यों जीत के बाद भी हिटलर को हार का सामना करना पड़ा? वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मास्को की लड़ाई एक सैन्य अभियान था जो पूर्वी मोर्चे के 600 किलोमीटर क्षेत्र में 22 जून 1941 से 9 मई 1945 के बीच लड़ी गई। पूर्वी मोर्चा द्वितीय विश्व युद्ध का थिएटर था। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के 80% युद्ध लड़े गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई लड़ाइयाँ इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हैं, जिसमें 70 से 85 मिलियन लोग शामिल थे और लगभग 30 मिलियन सैनिक पूर्वी मोर्चे पर मारे गए, जिसमें 9 मिलियन तो बच्चे थे। ये युद्ध सोवियत संघ और पोलैंड सहित यूरोपीय ध्रुवीय शक्तियों और मित्र राष्ट्र, जो 1942 से संयुक्त राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, इनके बीच लड़ा गया, जिसमें मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, उत्तर पूर्वी यूरोप बाल्टिक और दक्षिण पूर्व यूरोप बाल्कन शामिल है। इस लड़ाई में 2 दौर शामिल थे। सोवियत का रक्षात्मक प्रयास, जिसने हिटलर के मास्को जैसे सबसे बड़े शहर पर हमले को विफल कर दिया। मास्को सोवियत संघ पर आक्रमण करना ध्रुवीय सेनाओं के लिए प्राथमिक सैन्य और राजनीतिक लक्ष्य था। मास्को पर कब्जा करने के मकसद से हिटलर ने 22 जून 1941 को एक ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन बारबारोसा। इस ऑपरेशन के दौरान 4 महीने में मास्को पर कब्जा करने की घोषणा की गई और 21 जून 1941 को जर्मन ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। जर्मन ने पूरी सोवियत सेना को खत्म करने के लिए ब्लिट्जक्रीग रणनीति का इस्तेमाल किया। ब्लिट्जक्रीग रणनीति के तहत पूरी सोवियत सेना पर एक साथ अटैक किया गया, जिसमें एयर असॉल्ट, आर्टिलरी और मशीन गन के साथ पैदल सेना। ऐसा करने से हिटलर सोवियत संघ की रक्षात्मक प्रणाली को तोड़ते हुए सोवियत संघ की गहराई तक आगे बढ़ गया। जर्मन सेना नॉर्थ लेनिनग्राद की ओर आगे बढ़ रही थी और साउथ यूक्रेन पर नियंत्रण पाने के बाद आर्मी ग्रुप सेंटर को मास्को की ओर बढ़ा दिया। जुलाई 1941 तक आर्मी ग्रुप सेंटर ने मास्को के रास्ते में पड़ने वाली नीपर नदी को पार कर लिया था और 16 जुलाई 1941 को जर्मन सेना ने मास्को के रास्ते में एक महत्वपूर्ण गढ़ स्मोगलेंस पर कब्जा कर लिया। अब मास्को कमजोर पड़ गया था और यहाँ तक पहुँचने के बाद हिटलर ने सोचा कि अब मास्को पर कब्जा करना आसान होगा। हालांकि मास्को कमजोर था। उसने सोचा कि शहर के खिलाफ एक आक्रामक हमला करने पर जर्मन के किनारे उजागर हो गए होंगे। इन जोखिमों को दूर करने के लिए और यूक्रेन के खाद्य और खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने का प्रयास करने के लिए हिटलर ने लेनिनग्राद और कीव में सोवियत सेना को खत्म करने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर हमले का आदेश दिया, जिसकी वजह से मास्को पर जर्मन सेना के आगे बढ़ने में देर हो गई और 30 सितंबर 1941 को मास्को पर फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन अब तक जर्मन सेना कमजोर हो चुकी थी, जबकि सोवियत ने शहर की रक्षा के लिए नई सेना खड़ी कर दी। इसके बाद हिटलर ने 2 अक्टूबर 1941 को ऑपरेशन टाइफून शुरू किया।
ऑपरेशन टाइफून के लिए जर्मनी के पास 3 पैदल सेनाएं थीं, साथ ही 1000 से 2470 टैंक और 14,000 बंदूकें थीं। हालांकि गर्मी में किए गए अभियान बारबारोसा के दौरान जर्मनी की हवाई सेना गंभीर रूप से कम हो गई। जर्मनी ने वायुसेना के 1603 विमान खो दिए और 1028 क्षतिग्रस्त हो गए और ऑपरेशन टाइफून में केवल 549 विमान ही मौजूद थे। इधर सोवियत संघ को वायुसेना की लगभग 7500 से 21,200 विमानों को खोना पड़ा। मॉस्को को जल्दबाजी में मजबूत किया गया। लगभग 2,50,000 महिलाओं और पुरुषों ने मॉस्को की चारों ओर खाइयां और टैंक रोधी खाइयां बना दी। बिना किसी यांत्रिक मदद से लगभग 3 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी को हटाया गया। मॉस्को के कारखानों को सैन्य कार्यों में बदल दिया गया। ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज को सब मशीन गन शस्त्रागार में बदल दिया गया। घड़ी कारखाने में माइन डेटोनेटर के निर्माण होने लगे और एक चॉकलेट फैक्ट्री को खाद्य उत्पादन के लिए यूज किया जाने लगा। ये काम इतनी जल्दबाजी में करने के बावजूद भी मॉस्को जर्मन टैंकों की रेंज में आ गई। ऑटोमोबाइल मरम्मत स्टेशनों ने क्षतिग्रस्त टैंकों और सैन्य वाहनों की मरम्मत करना शुरू ही किया था कि मॉस्को जर्मन सेना के टैंकों की मारक क्षमता के भीतर आ गई। लुफ्टवाफे ने शहर पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें व्यापक विमान रोधी सुरक्षा के चलते हमलों के असर से सीमित क्षति हुई। इधर सर्दियां बढ़ रही थी, मौसम बदल रहा था और दोनों सेनाओं के लिए एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। 7 अक्टूबर को पहली बर्फबारी हुई। हालांकि ये जल्दी ही पिघल गई, लेकिन सड़कें और खुले इलाके कीचड़ से भरे दलदल में बदल गए, जिसे रूस में रासपुतित्सा के नाम से जाना जाता है। कड़कती सर्दियों की वजह से जर्मन की गति थोड़ी धीमी हो गई और साथ ही जर्मन सैनिक बिना सर्दियों के कपड़े के थे। जर्मन सैनिकों के शीत दंश में लगभग 3 लाख मामले सामने आए। इधर मॉस्को को थोड़ा टाइम मिल गया और पीछे हटकर अपनी सेना को पुनः गठित किया। अब सोवियत सेनाएं कुछ मामलों में जवाबी हमला करने में सक्षम हो गई थी। इधर जर्मन सेना शीत दंश का शिकार हो रहे थे, लेकिन सोवियत सेना के पास ठंडे मौसम से बचने के लिए गर्म कपड़े मौजूद थे। वे बेहतर तरीके से तैयार थे, जो जर्मन सेना के कपड़ों की तुलना में बेहतर थे। आपको बता दो, रूस की कठोर सर्दी के बारे में हिटलर को पहले ही चेतावनी दी गई थी, क्योंकि 1941 की रूस की सर्दियां दशक की सबसे ज्यादा ठंड वाली सर्दियां थीं। लेकिन जनरल वॉक ने हिटलर को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि जर्मन सेना ने सितंबर के अंत में कीव पर कब्जा कर लिया था। इसलिए हिटलर को लगा कि अब दुश्मन कमजोर पड़ गया है और अब उसे फिर से मजबूत होने का मौका नहीं दे सकते। इसलिए 2 अक्टूबर 1941 को 10 दिन के लिए ऑपरेशन टाइफून की शुरुआत की गई, जिसमें सोवियत की राजधानी मॉस्को पर कब्जा किया जाना था और हर गुजरने वाला दिन सोवियत की राजधानी के करीब पहुंच रहा था। लेकिन हिटलर का ये दाव उल्टा पड़ गया। हिटलर का मॉस्को पर आक्रमण विफल रहा, क्योंकि हिटलर ने दुश्मन की ताकत के साथ उसके आकार और जलवायु परिवर्तन को कम आंकने की भूल कर दी। खराब मौसम, ईंधन की समस्या और क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों ने अंततः जर्मन सेना को धीमा कर दिया और गुडेरियन 26 अक्टूबर तक तुला के बाहरी इलाके तक नहीं पहुंच सके। हालांकि जर्मन ने योजना की शुरुआत में तुला पर तेजी से कब्जा करने को कहा गया, लेकिन मौसम की मार ने उनकी रफ्तार को धीमा कर दिया। अक्टूबर के अंत तक जर्मन सेनाएं थक चुकी थी। उनके केवल 1/3 मोटर वाहन काम कर रहे थे और पैदल सेना के डिवीजन 1/3 से आधे ताकत पर थे और गंभीर रसद मुद्दों के कारण मोर्चों पर गर्म कपड़े और अन्य सर्दियों के उपकरण समय से नहीं पहुंच पा रहे थे। 15 नवंबर 1941 को आखिरकार जमीन जम गई और कीचड़ की समस्या हल हो गई और जर्मन सेनाओं ने क्लिन की ओर अपना आक्रमण शुरू किया, जहां स्टालिन की इच्छा के कारण कोई सोवियत रिजर्व उपलब्ध नहीं था और 23 नवंबर की भारी लड़ाई के बाद क्लिन पर कब्जा कर लिया और 24 नवंबर तक सोलनेचनोगोर्स्क और 25 नवंबर को इस्त्रा पर कब्जा कर लिया। हालांकि सोवियत अभी भी मजबूत था, क्योंकि सोवियत के पास कासीरा था, जो एक रणनीतिक गढ़ था। 26 नवंबर 1941 को गुडेरियन के नेतृत्व में जर्मन द्वितीय पेंजर सेना ने कासीरा की ओर बढ़ना शुरू किया, जो एक रणनीतिक गढ़ था, जो मॉस्को से 120 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और तुला से 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। कासीरा काफी महत्वपूर्ण था,
क्योंकि यह सोवियत पश्चिमी मोर्चे का मुख्यालय था, जो नाजी हमले के खिलाफ प्रतिरोध के 3 मुख्य समूहों में से एक था। अगर कासीरा मॉस्को के हाथ से चला जाता तो जर्मन सेना का मॉस्को में पहुंचने का रास्ता खुल जाता। दिसंबर की शुरुआत तक सोवियत सेना ने जर्मन को 40 किलोमीटर पीछे मोर्ड्सवेस शहर तक खदेड़ दिया और शहर के दक्षिणी रास्ते को सुरक्षित कर लिया। और आपको बता दूं, नवंबर का तापमान -7 से 10 डिग्री तक रहा, लेकिन दिसंबर में ये तापमान -28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जर्मनी को मौसम की मार इतनी झेलनी पड़ी कि लाशों को पिघलाकर उनका सामान बाहर निकालना पड़ता था। और यहाँ तक आते आते हिटलर भी अपने विचारों के आगे झुक गया और 5 दिसंबर को मॉस्को पर आक्रमण रोकना पड़ा, अन्यथा तबाही भयंकर होती। 2 महीने तक भीषण युद्ध चलने के बाद हिटलर को अपनी सेना पीछे लेनी पड़ी और ऑपरेशन टाइफून असफल घोषित कर दिया। इस युद्ध के दौरान हिटलर की सेना ने पूर्वी मोर्चे के 600 किलोमीटर क्षेत्र तक कब्जा कर लिया था, लेकिन मॉस्को को जीत नहीं सका। उसके सैनिक कड़कती सर्दी को सहन नहीं कर पाए और भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद जनवरी 1942 में एक रणनीति के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी गई, लेकिन अब तक सोवियत मजबूत हो चुका था। सोवियत के रक्षक प्रयासों ने हिटलर को मॉस्को पर हमला करने से फिर विफल कर दिया। इस हमले तक मॉस्को रिकवर हो चुका था, उसे जीतना अब संभव नहीं था। कुछ इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि कृत्रिम बाढ़ ने मॉस्को की रक्षा प्रणाली के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।